नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम त्वरित दोहरान श्रृंखला के 5वें सत्र में पहुंच गए हैं और आज से हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित श्रृंखलाएं करना शुरू कर रहे हैं। हम पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं हैं उन पर आधारित सत्र कर चुके हैं, भाषा पर, व्याकरण पर आधारित सत्र कर चुके हैं। तो अब केवल जो शेष है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज के सत्र में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रारंभिक बिंदु हैं या जिनको कहना चाहिए आधारभूत बिंदु हैं, इतिहास लेखन परंपरा, काल विभाजन, नामकरण और आदिकाल की सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी से संबंधित प्रश्न इसमें लिए गए हैं। और प्रश्नों का आधार वही है कि एक ऐसा प्रश्न बनाया जाए जिसके जरिए कम से कम 3-4 प्रश्नों के उत्तर आपके पास मौजूद हों। और यही कारण है कि इसमें साथ ही साथ जहां आवश्यक समझे गए हैं वहां स्मरणीय बिंदु भी दिए गए हैं ताकि आपकी पकड़ इन बिंदुओं पर मजबूत हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ से संबंधित नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि हिंदी साहित्य की बात शुरू करें और हिंदी साहित्य के इतिहास की बात शुरू करें और गारसा द तासी का जिक्र ही न हो, ये नामुमकिन है। तो ऑप्शंस हैं: ए, हिंदी और उर्दू के कवियों का वर्ण विवरण; बी, कवियों का वर्ण क्रमानुसार विवरण; सी, कुल 150 कवियों का विवरण; और डी, यह ग्रंथ मूलतः 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग 1839 ईस्वी तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इनमें से हमें वो बिंदु छांटना है, वो विकल्प छांटना है जो गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ से संबंध नहीं रखता। तो हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण यहां किया गया है, यानी ये बिंदु सही है। आप ध्यान रख लेंगे कि गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण है। कवियों का वर्ण क्रमानुसार पर ध्यान देंगे, वर्ण क्रमानुसार विवरण दिया गया है। कुल 150 कवियों का विवरण है, ये कथन बिल्कुल गलत है। लगभग 738 कवियों का यहां विवरण प्रस्तुत किया गया है और ये ग्रंथ 2 भागों में प्रकाशित हुआ, ये बिल्कुल सही बात है। प्रथम भाग 1839 और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, आंसर हुआ सी। अब उन बिंदुओं की बात करते हैं जो हमें याद रखने हैं इनके अलावा। सबसे पहली बात, इस ग्रंथ का नाम आपको याद होना चाहिए। ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी। क्योंकि गारसा द तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास गारसा द तासी के इस ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रकाशक जो हैं इस ग्रंथ के वो हैं द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड, आपको याद होना चाहिए। और क्योंकि फ्रेंच विद्वान थे इसलिए फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया। काल विभाजन, काल क्रमानुसार लेखक परिचय और युगीन प्रवृत्तियों का विवरण नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या नहीं है? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन नहीं है, काल क्रमानुसार लेखकों का परिचय नहीं है, किसके अनुसार है? वर्ण क्रमानुसार है। और युगीन प्रवृत्तियां यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में कौन कौन सी विशेषताएं हुई उनका विवरण यहां नहीं दिया गया है। तो ये बिंदु भी आपको साथ ही साथ ध्यान में रखने हैं। अब इसके बाद इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, जब हम कहते हैं कि वर्णमाला के क्रम के अनुसार यहां कवियों के विवरण दिए गए हैं, तो कौन सी वर्णमाला? हिंदी की नहीं बल्कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हिंदी और उर्दू के 738 कवियों का वर्णन है, जिसमें से कितने हिंदी के हैं ये आपको कंठस्थ कर लेना है। 72 कवि हिंदी के हैं। दूसरा संस्करण इसका 3 भागों में प्रकाशित हुआ। हमने अभी बात की कि गारसा द तासी का जो ग्रंथ है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ और जो दूसरा भाग था, वो दूसरा जो संस्करण था उसका, वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले 2 भाग इस संस्करण के 1870 ईस्वी में, यानी प्रारंभ में ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ। जब इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित होने लगा तो इसका पहले 2 भाग 1870 में प्रकाशित हुए और तीसरा भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है।
अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, कई बार प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा हिंदी रचनाकारों संबंधी जो विवरण है, यानी जो 72 कवियों के, हिंदी के कवियों का विवरण है, उसे हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुदित किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हिंदी के रचनाकारों से संबंधित विवरण को किसने अनुदित किया, प्रश्न पूछा जा सकता है गारसात तासी के ग्रंथ पर। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया और उसका नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास, और ये 1952 में प्रकाशित हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो गारसात तासी के विषय में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज नामक इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल है। ए 1871 ईस्वी, बी 1874 ईस्वी, सी 1883 ईस्वी और डी 1890 ईस्वी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 1883 में शिव सिंह सेंगर का इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज प्रकाशित हुआ। आंसर हुआ इस प्रश्न का सी। अब बात आती है स्मरणीय बिंदुओं की। सबसे पहले 1003 भाषा कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया, और इसके जो पूर्वार्ध था उसमें 838 कवियों की रचनाओं के अंश दिए गए, और उत्तरार्ध में 1003 कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। तीसरा प्रश्न, जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ के विषय में असत्य कथन कौन सा है। जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बी, इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। सी, इसमें कवियों और लेखकों का वर्ण क्रमानुसार वर्णन है। और डी, इसमें विभिन्न कालखंडों की प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, हमको असत्य कथन छांटना है। तो असत्य कथन है इसमें सी, क्योंकि इसमें कवियों और लेखकों का वर्ण क्रमानुसार वर्णन नहीं है। किसके अनुसार है? काल क्रमानुसार। वर्ण क्रमानुसार किसमें है? गारसात तासी के ग्रंथ में है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वहां लेखकों के विवरण दिए गए हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि उन्होंने काल क्रमानुसार लेखकों का वर्णन प्रस्तुत किया। और दूसरी बात जो गारसात तासी के इतिहास ग्रंथ में नहीं मिलती, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में मिलती है, वो है कि यहां कालखंड की प्रवृत्तियों का वर्णन भी दिया गया है, ये जो कि गारसात तासी ने नहीं किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आंसर होगा सी। अब स्मरणीय बिंदुओं की बात करें, इनमें काल क्रमानुसार कवियों का जीवन चरित्र वर्णन है, ये मैं बता चुकी हूं। 1889 ईस्वी में स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में प्रकाशित। अब आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां विकल्प में दिया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ सर्वप्रथम 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और बाद में हम बता रहे हैं 1889 में। तो आपको ध्यान रखना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये 1888 में प्रकाशित हुआ, और स्वतंत्र इतिहास पुस्तक के रूप में 1889 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर किशोरी लाल, वो वहां गारसात तासी का किसने अनुवाद किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और यहां अनुवादक हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी में इसे अनुदित किया गया, क्योंकि यह अंग्रेजी में लिखा गया था। अनुदित ग्रंथ 1957 ईस्वी में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से प्रकाशित हुआ। आपको ये बिंदु सब कंठस्थ कर लेने हैं, ताकि कोई भी प्रश्न पूछा जाए इससे संबंधित तो आपका गलत ना हो। इसमें कुल 952 कवियों का वर्णन है, जिनमें से 886 कवि शिव सिंह सरोज में वर्णित हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कुल जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ में कितने कवि हैं? 952 हैं, और उनमें से कितने शिव सिंह सरोज में वर्णित हैं? 886। यानी केवल जॉर्ज ग्रियर्सन ने 66 नए कवियों का वर्णन किया है। युगीन परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का भी यहां वर्णन है, जो कि गारसात तासी के ग्रंथ में नहीं है। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद के विषय में असत्य कथन छांटिए। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है।
इसके चारों भाग 1934 में प्रकाशित हुए। इस ग्रंथ में लगभग 4591 कवियों का विवरण है। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 से भी अधिक भागों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही मिश्र बंधु विनोद के विषय में असंगत या असत्य कथन है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, बिल्कुल सही है। इस ग्रंथ में 4591 यानी लगभग 5000 कवियों का विवरण है, यह भी सही है। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 8 से भी अधिक भागों में विभक्त किया गया है, यह कथन भी बिल्कुल सही है, यानी आंसर हुआ इसका बी। अब स्मरणीय बिंदु, इसके प्रथम 3 भाग देखिए 4 भागों में प्रकाशित हुआ ये। इसके प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए, ये भूलना नहीं है, और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। और यहां क्या लिखा गया था, इसके चारों भाग 1934 में प्रकाशित हुए, यानी ये गलत कथन हुआ। 1913 में 3 भाग और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। लेखक कौन है ये मिश्र बंधु, ये भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो मिश्र बंधु जो कहलाते हैं वो 3 भाई हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो आपको इन तीनों के नाम भी कंठस्थ होने चाहिए। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है और एक कोई अलग नाम दे दिया जाता है, तो आपको ये 3 नाम कंठस्थ होंगे, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। व्यवस्थित काल विभाजन और नामकरण है यहां। आचार्य शुक्ल ने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधु विनोद को आचार्य शुक्ल ने क्या कहकर पुकारा है, या कवियों का बड़ा भारी वृत्त संग्रह किस विद्वान ने मिश्र बंधु विनोद को कहा है, या कवियों का बड़ा भारी वृत्त संग्रह किस ग्रंथ को कहा गया है। इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको यह भूलना नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इसे बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। कवियों का जीवन चरित्र वर्णित है, साहित्य के विविध अंग भी यहां वर्णित किए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इतिहास ग्रंथ यहां दिए गए हैं, यहां रचनाकार हैं, हमें सुमेलित करना है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य। तो दोस्तों हिंदी भाषा और साहित्य के विकास के ग्रंथ के लेखक हैं हरिऔध, यानी पहले तो आएगा 5। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ही है, दूसरे नंबर पे आएगा 2। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं राम कुमार वर्मा, फिर आएगा 1। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्ण शंकर शुक्ल, फिर आएगा 4। और हिंदी साहित्य आएगा धीरेन्द्र वर्मा, फिर 3। यानी क्रम क्या होना चाहिए सही उत्तर का, 5 2 1 4 3। कूट देखते हैं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, 5 2 1 4 और 3। तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, अब स्मरणीय बिंदुओं की चर्चा करना तो मैं भूल ही गई। स्मरणीय बिंदु, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास जिसके लेखक हरिऔध हैं, इसका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है, 1934 में यह प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का अतीत जिसके लेखक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 1960 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 1938 में प्रकाशित हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लेखक हैं श्री कृष्ण शंकर शुक्ल, 1934 में प्रकाशित हुआ। और हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, प्रकाशन वर्ष है 1959। तो ये प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान में रखने, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम क्या है। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 693 ईस्वी से 943 ईस्वी के मध्य के समय को क्या कहकर पुकारा है। ए संधिकाल, बी चारण काल, सी सिद्ध सामंत काल या डी अपभ्रंश काल। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को 2 नाम दिए हैं, संधिकाल और चारण काल, और उसमें से 693 ईस्वी से 943 ईस्वी के समय को संधिकाल कह करके पुकारा है। तो आंसर हुआ ए। अब स्मरणीय बिंदु, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम हम पहले भी चर्चा कर चुके, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें आदिकाल और भक्तिकाल ही केवल इस इतिहास ग्रंथ में वर्णित है, ये आपको भूलना नहीं है।
इसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक का इतिहास ही वर्णित किया गया है, आगे का इतिहास लेखक नहीं लिख पाए। यह संपूर्ण ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभक्त है। कितने प्रकरणों में विभक्त है यह आपको ध्यान में रखना है, 7। और नाम क्या है? संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। और इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? लगभग 23 से 26 विद्वानों के सहयोग से संपादित ग्रंथ है। इसमें कालखंडों के नामकरण के विषय में नए मत प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें कालखंड के विवेचन में उस काल की पीठिका, प्रेरक शक्तियों, प्रमुख प्रवृत्तियों, प्रमुख एवं फुटकर कवियों का विवेचन किया गया है। यह 1980 में प्रकाशित हुआ। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो कि डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित किया गया है, उसमें 23 से 26 विद्वानों के सहयोग से संपादित है, कथन सही है। कालखंडों के नामकरण के विषय में नए मत प्रस्तुत किए गए हैं, यह भी सही है। इसमें कालखंड के विवेचन में पीठिका, प्रेरक शक्तियां, प्रवृत्तियां और फुटकर कवियों का वर्णन है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। गलत कथन है, ये 1980 में प्रकाशित हुआ, क्योंकि इसका प्रकाशन वर्ष है 1973। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ डी। ध्यान रखना है, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1973। आगे चले। 8वां, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? देखिए, ये तीनों ही ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से, लेकिन फिर भी इन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास कह करके नहीं पुकारा जाता। हालांकि इनके संदर्भ दिए जाते हैं अलग अलग ग्रंथों में। भाषा के विषय में न जाने कितनी जगह शुक्ल जी ने स्वयं इनके प्रसंगों को उद्धृत किया है अपने ग्रंथ में, लेकिन फिर भी इसे विशुद्ध हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना जाता। तो यहां पूछा गया है कि क्यों नहीं माना जाता। ए, कालक्रम एवं सन संवत का अभाव, बी, युगीन चेतना का अभाव, सी, प्रवृत्ति विश्लेषण का अभाव, और डी, उपर्युक्त सभी का अभाव। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि किसी भी इतिहास ग्रंथ के लिए दोस्तों कालक्रम और सन संवत का होना आवश्यक है। युगीन चेतना क्या थी उस समय, उसका वर्णन करना आवश्यक है, जिससे प्रेरित होकर कवियों या लेखकों ने रचनाएं लिखी, और प्रवृत्ति उस युग विशेष के लेखन की क्या रही, इसका वर्णन भी किया जाना चाहिए। लेकिन यहां केवल और केवल धार्मिक परिस्थितियों, यानी कहना चाहिए धार्मिक प्रसंगों, परिस्थितियों भी नहीं, धार्मिक प्रसंगों के माध्यम से बात प्रस्तुत की गई है, और तीनों ही बिंदु इन ग्रंथों में नहीं मिलते। यही कारण है कि इन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं माना गया है। तो आंसर हुआ डी। अब ऐसे बहुत सारे और भी ग्रंथ हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। पहले तो इनके लेखकों के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुल नाथ के द्वारा रचित ग्रंथ है। भक्तमाल नाभादास का है, बहुत बार सुमेलित में पूछ लिया जाता है। कविमाल हरिराय ने लिखा। कालिदास हजारा बहुत बार पूछा जाता है, कालिदास त्रिवेदी की रचना है। और ये सभी ग्रंथ भी इसी प्रकार के हैं जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? संवत 713 से 1444, संवत 913 से 1300, संवत 1050 से 1600 और संवत 1050 से 1375। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा मानी है संवत 1050 से 1375। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, सूची प्रथम का मिलान सूची द्वितीय से कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 2 सूचियां दी गई हैं, यहां इतिहासकार है और यहां उनके द्वारा आदिकाल के लिए कौन सा नामकरण उचित माना गया है वो यहां दिया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, मिश्र बंधु, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सब के नामकरण कौन से आदिकाल के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, उसके विषय में यह प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कहकर पुकारा है वीरगाथा काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहकर पुकारा, यानी पहले आएगा 5,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आदिकाल को बीज वपन काल। बीज वपन काल क्यों कहा है? बीज वपन का मतलब होता है बीज बोने का काल, यानी आगे के समय में, आगामी समय में जो भी साहित्यिक प्रवृत्तियां विकसित हुई उनका बीज रूप हमें आदिकाल में देखने को मिलता है, ऐसा मानना था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया बीज वपन काल। तो इसके बाद आएगा चौथा। अब आता है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, दूसरा। मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा, पहला। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा, तीसरा। यानी क्रम होना चाहिए सही कूट का 5 4 2 1 3। कूट देखते हैं, 5 4 2 1 3, यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न। अच्छा, आदिकाल के कुछ अन्य नामकरण भी हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि प्रश्न में कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। तो चारण काल किसने कहा आदिकाल को? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। प्रारंभिक काल, मिश्र बंधु की चर्चा तो हम प्रश्न में कर चुके, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त ने भी इसे प्रारंभिक काल कहा है, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वीर काल कहने वाले विद्वान हैं, आदिकाल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। संधि काल और चारण काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, और अभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने, और उद्भव काल वासुदेव सिंह ने। तो ये नामकरण भी आपको कंठस्थ कर लेने हैं। आगे चलें। निम्नलिखित में से डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किस इतिहास ग्रंथ की रचना की? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य या हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। गणपति चंद्रगुप्त ने जिस इतिहास ग्रंथ की रचना की उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो आंसर हुआ ए। अब इसके विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक विकास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1965, भूलना नहीं है। दूसरी बात, इन गणपति चंद्रगुप्त के इस इतिहास ग्रंथ की प्रमुख 2-3 बिंदु हैं जो हमें याद होने चाहिए। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो एक ढांचा प्रतिपादित किया था, जो एक स्वरूप निर्मित किया था, गणपति चंद्रगुप्त ने उसे परिवर्तित करने का एक सार्थक प्रयास किया, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने सारे इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, यानी भक्ति काल और रीति काल को अलग अलग नहीं किया जैसा कि शुक्ल जी ने किया था। इन्होंने केवल 3 काल माने, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ध्यान रखना है। और जैन कवि जो शालिभद्र सूरी हैं, उसको उन्होंने हिंदी का पहला कवि माना। ये 3 बिंदु हैं जो आपको किसी भी स्थिति में भूलने नहीं है, कंठस्थ कर लेंगे। विद्वानों ने आचार्य शुक्ल के द्वारा आदिकाल को दिए गए नामकरण वीरगाथा काल को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि किन कारणों से स्वीकार नहीं किया गया है, इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ए, उनके द्वारा आधार स्वरूप प्रस्तुत सभी 12 ग्रंथ वीरगाथात्मक नहीं है। बी, 12 ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। सी, शुक्ल जी ने अनेक उच्च कोटि की साहित्यिक कृतियों को धार्मिक होने के कारण साहित्य की श्रेणी में शामिल नहीं किया है। उपर्युक्त सभी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि जो 12 ग्रंथ इन्होंने बताए हैं अपने नामकरण वीरगाथा काल के आधार स्वरूप, उनमें से अधिकांश ग्रंथ को स्वयं ने ही अप्रामाणिक करार दे दिया है, इसलिए उनकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारी आदिकाल की उच्च कोटि की साहित्यिक कृतियां हैं जो जिनकी विषय वस्तु धार्मिक है, इसलिए उन्हें साहित्य की श्रेणी में शामिल नहीं किया है। तो ये 3 कारण बताए हैं विद्वानों ने, और यही कारण है इन तीनों के बिंदुओं के आधार पर उन्होंने आचार्य शुक्ल के नामकरण वीरगाथा काल को स्वीकार नहीं किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। हिंदी के प्रथम कवि से संबंधित मतों के अनुसार कवियों को उनके विद्वानों के साथ सुमेलित कीजिए। अक्सर प्रश्न आता है तो हमने एक ही प्रश्न ऐसा बना दिया जिसके माध्यम से आप प्रथम कवि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण मत हैं उनको कंठस्थ कर सकें। तो यहां प्रथम कवि का नाम है और यहां उन्हें मानने वाले विद्वान हैं। तो पुष्यदंत को मानने वाले विद्वान कौन हैं? पुष्यदंत को मानते हैं शिव सिंह सैंगर, यानी पहला आएगा चौथा, पहले नंबर पे आएगा चौथा। शालिभद्र सूरी को किसने माना है? शालिभद्र सूरी को मानते हैं गणपति चंद्रगुप्त, पहला। स्वयंभू को किसने माना है? स्वयंभू को मानते हैं रामकुमार वर्मा, पांचवा। सरहपाद को कौन मानते हैं? सरहपाद को मानते हैं राहुल सांकृत्यायन, दूसरा। चंदवरदाई को कौन मानते हैं? आचार्य शुक्ल, छठा।
और अब्दुल रहमान को मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा, यानी क्रम क्या होना चाहिए सही कूट में? 4 1 5 2 6 3, 4 1 5 2 6 3। लीजिए, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 4 1 5 2 6 और 3। तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ ए। नाथ संप्रदाय की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। गोरखनाथ का यह पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तीसरा, इस पंथ में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई और घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर बल दिया गया। इनका मानना था जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो ये जो कथन है, इनमें से कौन से गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय के विषय में सही हैं, उनको हमें चुनना है। तो देखिए, गोरखनाथ का ये पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है, बिल्कुल सही है। पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस पंथ में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई, ये भी बिल्कुल जाहिर सी बात है। और घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर बल दिया गया। और यह भी कहा गया कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी ये चारों के चारों कथन बिल्कुल सही हैं। तो 1 2 3 4 इसका सही उत्तर है। तो सही कूट होगा 1 2 3 और 4, यानी कि आंसर हुआ डी। 15वां प्रश्न, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। तीसरा, खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है। यानी खुसरो ने जिस तरह की भाषा का अपने साहित्य में प्रयोग किया, बोलचाल में वही भाषा प्रयुक्त हो रही थी। यह मतलब है इस कथन का। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है। तो इनमें से कौन कौन सी बातें शुक्ल जी के अनुसार खुसरो के विषय में सही है? यानी शुक्ल जी ने खुसरो के विषय में जो कुछ भी कहा है, उनसे संबंधित असत्य कथन छांटना है हमें। बात को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह हिंदी साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, यह भी लिखा है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है, यह भी लिखा है। लेकिन शुक्ल जी ये नहीं कहते कि खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए, ये कथन गलत है। तो यानी शुक्ल जी ने क्या क्या कहा है अमीर खुसरो के विषय में? 1 2 और 3 बिंदु बिल्कुल सही हैं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। केवल 1 2 3 सही है। तो आंसर हुआ ए। निम्नलिखित में से कौन सी आदिकालीन साहित्य की विशेषता नहीं है? ए, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। बी, युद्धों का सजीव वर्णन। सी, राष्ट्रीय भावना की सशक्त अभिव्यक्ति। डी, जनजीवन के चित्रण का अभाव। तो दोस्तों, आदिकाल के साहित्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। युद्धों का सजीव वर्णन है, यह भी सही है। राष्ट्रीय भावना की सशक्त अभिव्यक्ति आदिकाल के साहित्य में नहीं है। जनजीवन के चित्रण का अभाव है, क्योंकि आम आदमी किस तरह का जीवन जी रहा था, उसके चित्रण की तरफ ध्यान बिल्कुल भी कवियों का नहीं गया। तो यह भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय भावना की सशक्त अभिव्यक्ति, इस बिंदु को हम समझ लेते हैं। आंसर हुआ इसका सी। देखिए, राष्ट्रीयता की जो भावना है, राष्ट्रीयता का जो भाव है, अखंड राष्ट्र की जो परिकल्पना है, वो आधुनिक काल में विकसित हुई। उससे पहले आदिकाल के समय में क्षेत्रीय राष्ट्रीयता थी, क्षेत्रीयता की भावना थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी छोटी रियासत और अपने राज्य को, जिस स्थान विशेष पर वो रहता है, उसी को अपना राष्ट्र मानता था। तो राष्ट्र की जो व्यापक अवधारणा है, उसका विकास आधुनिक काल में हुआ, आदिकाल में नहीं हुआ। यही कारण है कि राष्ट्रीय भावना की सशक्त अभिव्यक्ति यहां नहीं मिलती। केवल अपनी अपनी रियासतों के प्रति एक भक्ति भाव, एक निष्ठा का भाव, एक कर्तव्य परायणता का भाव प्रत्येक काव्य में अवश्य देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। निम्नलिखित में से कौन सी सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है? ए, शून्य की साधना का उल्लेख।
बी नारी के मुद्रा प्रतीकों का वर्णन, सी योग साधना एवं काम साधना पर विशेष बल, डी सिद्ध शब्द को ईश्वर का प्रतीक एवं मुक्तिदाता माना गया। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सिद्धों में सिद्ध जो शब्द है उसको ईश्वर का प्रतीक और मुक्तिदाता नहीं माना गया। तो आंसर हुआ इस प्रश्न का डी। शेष तीनों बिंदु यहां सिद्ध साहित्य की विशेषता है। शून्य की साधना का उल्लेख है, नारी के मुद्रा प्रतीकों का उल्लेख है, योग साधना और काम साधना पर भी बल दिया गया है। तीनों बिंदु सही हैं। केवल और केवल सिद्ध शब्द को ईश्वर का प्रतीक और मुक्तिदाता नहीं माना गया। आगे चलें। जैन साहित्य के विषय में असंगत कथन है। जैन साहित्य अधिकांशतः राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत में लिखा गया। जैन साहित्य दोहाबद्ध मुक्तक काव्य और चरित काव्य के रूप में लिखा गया। जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा का अभाव रहा। स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र आदि प्रमुख जैन कवि हैं। तो इनमें से जैन साहित्य के विषय में असंगत जो कथन है वो है सी, क्योंकि जैन साहित्य में रास काव्य परंपरा का पूर्णतः पालन किया गया। अनेक रास काव्य यहां लिखे गए, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। बाकी शेष कथन सभी सही हैं। राजस्थान, गुजरात और दक्षिण भारत में जैन साहित्य लिखा गया। ये दोहाबद्ध मुक्तक काव्य है, इसमें चरित काव्य भी लिखे गए, ये भी सही है। और स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी और हेमचंद जैन साहित्य के प्रमुख जैन कवि हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। सरहपा के विषय में असंगत कथन है। ए, सरहपा नाथों में प्रमुख स्थान रखते हैं। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 32 मानी जाती है। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सरहपा नाथों में नहीं बल्कि सिद्धों में प्रमुख स्थान रखते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। शेष तीनों बातें बिल्कुल सही है। सरहपा को सरोज वज्र और राहुल भद्र नाम से भी पुकारा जाता है। इनके ग्रंथों की संख्या जो है वो 32 मानी जाती है। और दोहा कोश, इसको तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसकी रचना है, तो दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। ये भी आपको कंठस्थ कर लेना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कौन सा विकल्प गलत है? गारसा दतासी, राजसूय से रासो शब्द की व्युत्पत्ति, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रसायन से रास या रासो शब्द की व्युत्पत्ति, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रासक से रासो शब्द की व्युत्पत्ति, काशी प्रसाद जायसवाल, राजयश से रासो शब्द की व्युत्पत्ति। तो इनमें से हमें असंगत कथन छांटना है। ये सही है कि गारसा दतासी ने राजसूय शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी। आपको कंठस्थ करने हैं सारे बिंदु। आचार्य शुक्ल ने रसायन से रास या रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी, ये भी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी, ये कथन भी बिल्कुल सही है। असंगत कथन है ये कि काशी प्रसाद जायसवाल ने राजयश से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानी, ये कथन बिल्कुल गलत है। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि हमसे असंगत प्रश्न पूछा गया, असंगत विकल्प पूछा गया है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से व्युत्पत्ति मानी, और राजयश से व्युत्पत्ति मानने वाले विद्वान हैं हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजयश से मानी, और काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से इसकी व्युत्पत्ति मानी। ये बात आपको भूलनी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार का असुमेलित विकल्प है। ए, नेमिनाथ चौपई, विनय चंद सूरी, रेवंत गिरिरास, आसगु, श्रावकाचार, देवसेन और चर्यापद शबरपा। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? विजय सेन सूरी की रचना है। और आसगु ने चंदनबाला रास की रचना की थी। तो ये असुमेलित है, तो उत्तर हुआ इस प्रश्न का बी। शेष सभी विकल्प बिल्कुल सही है। नेमिनाथ चौपई विनय चंद सूरी की रचना है, श्रावकाचार देवसेन की। ये तीनों कृतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। इन पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि नेमिनाथ चौपई के लेखक कौन है, रचयिता कौन है। श्रावकाचार तो और चर्यापद तो बहुत ज्यादा प्रश्नों में पूछे जाते हैं। तो आप एक एक बिंदु पर, इन सभी प्रश्नों के एक एक बिंदु पर ध्यान देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी।
तो ये हुआ हमारा दोस्तों आज का सत्र। हमने आदिकाल पर तो बात की ही, उसमें जितनी भी काव्य धाराएं विकसित हुई उनकी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की, नामकरण पर चर्चा की, इतिहास लेखन परंपरा में जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ आते हैं उन सभी ग्रंथों की मूलभूत विशेषताओं को भी हमने प्रश्नों के जरिए जानने की कोशिश की। उम्मीद करती हूं कि यह सत्र आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा और ये प्रश्न संख्या में भले ही 21 हों, लेकिन ये 50 के बराबर है, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह के एक ज्ञानवर्धक और उपयोगी अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।